Namaskar and Jai Bharat, my dear friends. How are you all? All is well? सब बढ़िया है भाई? अच्छे से स्टडी कर रहे हैं आप? आई होप दैट थिंग्स. तो अभी आज नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं. जो प्रीवियसली हमने जो स्टडी किया था, जो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसके अंदर लास्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी जो स्टेट ऑफ मैटर थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन. ओके, तो प्रीवियसली जो भी स्टडी किया है उसमें अब आगे बढ़ते हैं. ये जो स्टेट ऑफ मैटर जो है उसमें चेंज कैसे होता है उसके रिगार्डिंग आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने जाने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी फॉर मैटर इन अवर सराउंडिंग, चेंज ऑफ स्टेट. स्टार्ट फर्स्ट उसमें देखने जाने वाले हैं, उसमें टेम्परेचर की इफेक्ट उसके ऊपर कैसे होती है. बट बिफोर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, वो स्टडी करने से पहले ये जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो हम 3 डिफरेंट स्केल में कंसीडर करेंगे, दैट इज डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ओके, तो ये तीनों के रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशन और साथ में उसका एक दूसरे के साथ का कोरिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, एंड देन आफ्टर उस टेम्परेचर की स्टेट ऑफ मैटर पे कैसे इफेक्ट होती है दैट वी विल स्टडी. चलिए, तो फर्स्ट यहां मेंशन किया गया है स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. उसमें सबसे पहले जो देखना है उसमें आपको बताया है सेल्सियस स्केल. तो सेल्सियस स्केल के लिए आपको बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेल्सियस स्केल, उसको हम ऐसे लिखते हैं डिग्री करके, ऐसे सी, कैपिटल सी, डिग्री यानी कि पॉइंट ऐसे कर देंगे और बाद में सी लिख देंगे, तो डिग्री सेल्सियस दैट इज नोन एज. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कब वो फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट कब हो जाता है, एज 0 डिग्री सेल्सियस. जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा देन वी कैन से दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस स्केल है. ओके, देन सेकंड दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल के लिए यहां आपको रिलेशन पहले देखना होगा, देन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ दैट. तो रिलेशन आपको बताया गया है कि डिग्री फ़ारेनहाइट दैट्स इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. दैट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. दिस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में आपको टेम्परेचर चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि भाई आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है एंड देन दे सेज कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया है एंड देन दे सेज कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस, हो सकता है. तो यहां सबसे पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस जो यहां हमने लिया है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर देना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, 0. तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0. देन ये पूरी टर्म हो गई 0. तो अब फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 32. समझ में आ रही है बात, वैल्यू कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर है. तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो सेल्सियस में 0 डिग्री था, जब हम फ़ारेनहाइट लेंगे तब कितना हो जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब समझ में आ रही है बात कैसे कंसीडर होगा, पक्का, श्योर. तो अभी लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट टेकन एज, वो मैंने ब्लैंक रख दिया है, वो आपको सॉल्व कर देना है. तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिग्री सेल्सियस कितनी वैल्यू है उसकी, चेक कीजिए यहां पर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो अभी ये 100 डिग्री सेल्सियस यहां सेल्सियस की जगह पर मेंशन कर दीजिए.
और 9/5 से उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर है उसमें +32 लगा के यहां आपको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, हो जाएगा। सिंपल है भाई, इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर है, पक्का, श्योर? तो यहां मैं दूसरे कुछ नंबर आपको दे दूं। हाँ, सपोज यहां पर मैं बता देता हूं, आपको सॉल्व करना है कि भाई 320 फ़ारेनहाइट है तो इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। दूसरा दे देते हैं, दैट इज फर्स्ट वन। सेकंड कि भाई डिग्री सेल्सियस दे देते हैं 323 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ डैश फ़ारेनहाइट। तो ये वैल्यू दोनों की आपको यहां सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके मेंशन कर देनी है। वीडियो ऐसा है तो दो मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, जहां पर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर को जहां तक उसका फैक्टराइजेशन हो सकता है तब तक उसको फैक्टराइज कर दीजिए, बाकी वैल्यू एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पक्का, श्योर? तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़े नेक्स्ट थर्ड की ओर। थर्ड जो है दैट इज केल्विन स्केल। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आपको शायद याद हो तो फिजिक्स में SI यूनिट सिस्टम के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। सिस्टम इंटरनेशनल जिसको बोला था हमने, उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे हमने कंसिडर किया था। याद आ रही है ये बातें? हाँ, हमने की है, डिस्कस की है। दैट्स व्हाई आई से यस, बढ़िया है। तो फिर तो उसमें आपने देखा होगा कि टेम्परेचर का जो यूनिट हमने मेंशन किया था दैट इज केल्विन, कैपिटल K से मेंशन किया था। तो वो यहां पर मेंशन किया गया है। यहां पर भी केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशन है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए यहां पर आपको बोला गया है कि केल्विन K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आपके पास जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसमें 273 प्लस कर दीजिए, आपको वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट होकर मिलेगा, केल्विन में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर? तो यहां पर अभी जैसे इसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है सेल्सियस को, वैसे आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो भाई जल्दी से। कितना समझदार हो। तो यहां पर जीरो को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हेन सेल्सियस इज इक्वल टू 0 देन केल्विन इज इक्वल टू 273 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 273। तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन स्केल। ओके, बॉइलिंग के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, तो यहां सेल्सियस ले लीजिए। सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन केल्विन इज इक्वल टू, चलिए जो भी आता है आंसर आपको मिल जाएगा, हो जाएगा, सिंपल है। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया MCQ में भी ये यूजफुल रहते हैं, फिजिक्स में भी थोड़े बहुत इस इक्वेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपको करने को आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखने से पहले ये टेम्परेचर का जो स्केल रहता है, जो यूनिट रहता है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर ली हमने। ओके, बढ़िया है। फिर चलिए तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो बताया गया है कि चेंज ऑफ स्टेट जो रहता है वो दो तरीके से हो सकता है। चेंज ऑफ स्टेट के मेनली हम दो तरीके से उसमें चेंज कर सकते हैं। कि फर्स्ट हम उसमें क्या चेंज करेंगे भाई, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जो सब्सटेंस यानी कि जो मैटर है हमारे पास अवेलेबल है उसका टेम्परेचर हम चेंज कर दें, एंड देन या फिर बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो फिर उसका ये दोनों में से अल्टरनेटिवली या फिर दोनों को भी हम पैरेलली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अप्लाइंग दिस थिंग वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जो मेनली हम 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन, उसके लिए अभी आपको वेरी होने की जरूरत नहीं है, आगे फर्दर स्टडीज में उसके रिगार्डिंग डिस्कशन आएगी डिटेल में, अभी आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, पक्का, श्योर। तो फिर इन दोनों को यूटिलाइज करके अभी जो चेंज ऑफ स्टेट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन अ स्टेट, तो सबसे पहले यहां मैं एक एक्टिविटी करवा रहा हूं आपसे, आप घर पे ये कर सकते हैं। हाँ, एक बाउल ले लीजिए भाई, और उस बाउल के अंदर थोड़े आइस के क्यूब ले लीजिए। हाँ, घर में फ्रीज में होंगे ही, तो उसको निकाल लीजिए, एक और बाउल में उसको डाल दीजिए। तो यहां पर मैंने बाउल के अंदर क्या डाल दिया है भाई, आइस के क्यूब को रख दिया है भाई। ओके, एट अ रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो पहले आइस था, अभी रूम टेम्परेचर पर लगा दिया, इसलिए अब धीरे धीरे से वो आइस क्या होने लगेगा भाई, जैसे ही आपने उसको फ्रीज से निकाल दिया, हाँ, आफ्टर 1 मिनट या फिर 2-3 मिनट्स के बाद उस बाउल में आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, सम अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी मेल्ट, यस, मेल्ट हो जाएगा ना। बट ऑब्वियस है, क्यों मेल्ट हुआ, क्यों मेल्ट होगा वो, तो आप बोलेंगे सर अभी इसमें पूछने वाली बात है, क्योंकि पहले वो फ्रीज में था तो वहां 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जैसे ही हमने बाहर निकाल दिया तो एटमॉस्फेरिक यानी कि जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर और ये 0 डिग्री टेम्परेचर के इन बिटवीन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बैलेंस हो रहा है, और ड्यू टू दैट बैलेंसिंग द टेम्परेचर उसकी इफेक्ट किसके ऊपर होगी भाई, यस, मेरे ऊपर होगी, आपके ऊपर नहीं, इस आइस के ऊपर होगी भाई, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है यानी कि इस बीकर के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा और उसके अंदर का आइस का जो टेम्परेचर रहेगा उसमें चेंज है, वो डिफरेंट है, तो उसके बीच क्या होना है, चेंज दी, वो टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे के साथ वो टेम्परेचर का एक्सचेंज करेंगे और स्टेबिलिटी तक जाने की उसको जरूरत रहेगी, इसलिए वो एक दूसरे से टेम्परेचर एक्सचेंज करेंगे यानी कि जो सराउंडिंग है उसमें से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसकी वजह से ये जो आइस जो सॉलिड था वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हीट आपने दी, ओके, वापस मैं इसको हीट देता हूं, अगेन आई गिव इट सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल हीट टू द वाटर सब्सटेंस, तब क्या हो जाएगा भाई, तो तब ये जो था वाटर, वो वाटर ऐसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ओके। इस पूरी प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं, इस पूरी प्रोसेस को मैं रिवर्स कर देता हूं, ये सारी जो वेपर्स है उनको मैं कंबाइन कर लेता हूं और उसको कूल डाउन कर देता हूं, तो वो सारी वेपर्स जो लिक्विड यानी कि वाटर से जनरेट हुई है वो सारी कूल डाउन होके वापस क्या हो जाएगी, यस, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और अगेन मान लो उस लिक्विड को भी मैं कूल कर देता हूं तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। ओके, आइस हम बनाते कैसे है, जो ट्रे रहती है उसमें पानी भर के हम क्या कर देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं ना, बस वही चीज मैं कर रहा हूं, उसको कूल डाउन किया। तो समझ में आ रही है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ
गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो अभी। सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज होता है उसको हम साइंस में बोलेंगे मेल्टिंग। दैट इज नॉन एज द मेल्टिंग। क्या बोला है उसमें? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, और द अनदर वर्ड इज हियर इज फ्यूजन। अभी फ्यूजन बहुत जगह पर आप यूज करते हो इस वर्ड को, यस और नॉट? फ्यूजन। तो यहां पर सॉलिड टू लिक्विड जो स्टेट चेंज हो रहा है उसको पर्टिकुलरली बोलेंगे मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। और वो कब होगा? तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि भाई हमने क्या किया है, आइस क्यूब निकाल के बाहर रख दिए, उसके ऊपर दूसरा कोई प्रेशराइजेशन नहीं दिया है भाई। समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से? उसको सिर्फ बाहर निकाल के रख दिया, तो उसके सराउंडिंग जो रहेगा दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि भाई सराउंडिंग जो है वो डायरेक्ट उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, हम उसको अलग से प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। कि भाई जिस टेम्परेचर पे, जैसे अभी आइस के बारे में हमने बताया कि भाई 0 डिग्री से थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे वो मेल्ट होना यानी कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे भाई। और लिक्विड टू वेपर कब कन्वर्ट होती है? डिग्री सेल्सियस में बात की हमने वाटर की, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फिर भी हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, मान लो बढ़ाते हैं, तब वो किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे भाई? लिक्विड टू वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बट यहां हम अभी सॉलिड टू लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, लिक्विड टू गैसियस अभी नहीं है, आगे आने वाला है डिस्कशन में। क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस क्लियर हुआ कि जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को दैट इज नॉन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है भाई? पक्का? डन डना डन। चलिए नेक्स्ट बोला है हायर मेल्टिंग पॉइंट। जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इलेबरेट कर दूं? ओके, आइस को हमने बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे, 2-3 मिनट या आफ्टर 10 to 15 मिनट्स वो पूरा मेल्ट हो गया। हाँ, कितने अमाउंट में लिया है वो भी डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, आपने 2-3 क्यूब लिए हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं मेल्ट, पर आपने पूरा ट्रे ही निकाल के रख दी है या पूरी जो बाउल भर के आपने आइस बनाई थी वो पूरा बाउल ही बाहर रख दिया तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो वैसे ही अभी मान लो मैंने आयरन मेटल का एक छोटा सा पीस है, उसको ऐसे बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे, वो मेल्ट होगा? यस और नो? नहीं सर, आप भी कैसे सवाल कर देते हैं? उसको मुझे क्या करना होगा? एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, और कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। हाँ, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होता है भाई। क्यों? ड्यू टू दिस कि भाई उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, किसके अंदर के? उस आयरन मेटल के अंदर के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल के इन बिटवीन का जो फोर्स है, दैट फोर्स वो ज्यादा है कंपेयर टू आइस। आइस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल है, उसमें जो फोर्स लगेगा उससे ज्यादा फोर्स वहां पर है आयन में। दैट्स वाई वो इजीली मेल्ट नहीं होगा भाई।
वैसे आप दूसरे कोई सब्सटेंस को भी यहां पर एजम कर सकते हो। क्लियर है? पक्का? तो जितना मान लो जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, जिस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उसमें इतना समझ लीजिएगा कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसकी बॉन्डिंग वेरी टाइट, वो एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं, फेविकोल का जोड़ है, जल्दी से टूटेगा नहीं भाई। क्लियर? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू अभी तो फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। कौन से फैक्टर्स इस मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं भाई। तो उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से उसमें कैसे चेंज होगा। टेम्परेचर तो हम इंक्रीज कर रहे हैं भाई, चलिए, बट साथ में हमने उस सब्सटेंस के ऊपर एडिशनल प्रेशर भी अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा। तो उसके लिए यह अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आपने जो आइस क्यूब बनाई है तो उसमें से 2 आइस क्यूब को एक दूसरे के पास पास में रख के बाउल ट्रे में यानी कि प्लेट में रख दीजिए, आपके सामने दिखाई दे ऐसे। अगेन आई रिपीट, 2 आइस क्यूब ही लेनी है सिर्फ, और उन दोनों आइस क्यूब को एक दूसरे के साथ क्या कर देनी है आपको भाई, कनेक्ट करके यानी कि एक दूसरे के नजदीक रख के उसको प्लेट में आपके सामने रखिए और देखिए कहां से वो मेल्ट होती है। वो जो दोनों आइस क्यूब है, उस जो दोनों एक दूसरे के साथ टच किए हैं जिस सरफेस पे, उस सरफेस से वो मेल्ट होना शुरू करेंगे भाई। आप चेक कीजिए ये और मुझे बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? यहां आपको रीजन मिलेगा। तो क्या बोला है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का नेचर कैसा है भाई? पहले तो क्योंकि यहां दोनों तरीके के नेचर अवेलेबल है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फिर वो उसका एक्सपेंशन होगा, और कुछ ऐसे भी मटेरियल अवेलेबल है कि प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन होने की जगह उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सिकुड़ जाएंगे, और कुछ ऐसे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं भाई। तो उसमें सबसे पहले जो बोला है कि सॉलिड विच एक्सपांड ऑन मेल्टिंग, क्या होने वाला है भाई, ये एक्सपांड होने वाले हैं। तो क्यों है ये एक्सपांड होंगे? तो जैसे ही हमने बताया कि भाई मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, साथ में उसके ऊपर जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर अपोजेस द एक्सपांशन। वो क्या करेंगे भाई, द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर जैसे ही उस सब्सटेंस के ऊपर आपने लगा दिया तो वैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट, मान लो पहले सपोज 5 डिग्री सेल्सियस था, बट आपने प्रेशराइज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो मेल्ट होने वाला था उसकी जगह अभी सपोज 10 डिग्री पे वो मेल्ट होगा। क्या किया आपने, प्रेशर इंक्रीज किया जो नॉर्मल प्रेशर था उससे, तो वैसे ही सामने आपको क्या देखने को मिला, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता दिखाई दिया। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर हमने इंक्रीज किया उसकी वजह से उसमें जो एक्सपांशन होने वाला था उसका वो अपोज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो उसके एग्जांपल्स आपको बोले हैं कि भाई सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड पैराफिन वैक्स। तो ये 3 ऐसे, वैसे तो बहुत सारे हैं बट यहां तीनों के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाम मेंशन किए गए हैं। तो ये सब्सटेंस ऐसे है कि जिसके ऊपर आप जब प्रेशर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं ऐसे सब्सटेंस की जिसमें प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे
तो प्रेशर इंक्रीज करते वक्त उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां एक्सपांशन, वो एक्सपांड होते हैं, यहां वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सॉलिड विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, तो उसमें क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, यहां मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज था, यहां मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर। इसमें क्या था, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, एक्सपांशन की बात है तब। जबकि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा। जो अभी 5 डिग्री सेल्सियस पे मान लो मेल्ट होने वाला था, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से 2 डिग्री पे या फिर 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं ये बात? प्रेशर दोनों तरीके से यहां क्या कर सकता है भाई, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा है उसके ऊपर उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कहने का पर्पस ये है यहां, पक्का? बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स कॉन्ट्रैक्शन। उसके एग्जाम्पल बताया है कि आइस, कास्ट आयरन एंड ब्रास, दिस आर दी, और सारे भी है बट ये सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर आप प्रेशर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज होता मिलेगा। पक्का है? क्लियर है? आगे बढ़े। ये बात थी प्रेशर के इफेक्ट की। अब बात करने वाले हैं हम इंप्यूरिटीज की, कि सब्सटेंस में इंप्यूरिटीज मान लो हम ऐड करते हैं, तब उसमें मेल्टिंग पॉइंट में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा, तो कैसा आएगा? तो उसके लिए क्या बोला है यहां पर कि भाई द एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज इन सॉलिड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। इंप्यूरिटीज जैसे ही ऐड होगी, एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज, क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है भाई? पक्का? तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस वन इज, एंड दिस वन इज द इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटीज। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी हमने जो चेंज ऑफ स्टेट देखा वो किससे, सॉलिड टू लिक्विड तक था। अब बात है लिक्विड टू गैस। हाँ, और ज्यादा टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर दिया, धीरे धीरे कर रहा है। वो गाना है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, वैसे हाँ सडनली टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा भाई। ऐसा मत करना किसी को भी, हाँ सब्सटेंस को भी वो अप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़े अभी इसमें। तो लिक्विड टू गैस चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे उसमें हमने मेल्टिंग बोला वैसे यहां बोलेंगे बॉइलिंग और वेपराइजेशन। उसको क्या नाम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर वेपराइजेशन। चलिए तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट, द प्रोसेस इन विच द लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। हीटिंग की वजह से जैसे ही लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा, दैट पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजेशन पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स and change into gas at, pay attention, at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात है, एटमोस्फेरिक है भाई, एडिशनल प्रेशराइज नहीं किया है भाई। जैसे ही हमने पहले मेल्टिंग में देखा था एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे, and then after we studied the effect of
चेंज इन प्रेशर, कि भी प्रेशर अप्लाई किया, इंक्रीज किया या फिर प्रेशर डिक्रीज किया, तो उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, समझ रहे हो वो बात। तो वैसे ही यहां पर भी नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर, उसको साइंस में बोलेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। ओके, इंप्यूरिटीज इंक्रीज, इंप्यूरिटीज की बात कर दे, इंप्यूरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। इंप्यूरिटीज क्या होती है, जैसे ही उसमें इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट में भी वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन 373 केल्विन एट 1 atm atmospheric pressure, ATM, that is the short form of atmospheric pressure, ATM pressure। वो रिलेशन याद कीजिए केल्विन वाला, केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसा आगे स्टडी किया अभी हमने। ओके, तो बॉइलिंग को जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो यहां पर आप सेल्सियस की जगह 100 अप्लाई कर दीजिए, तो 100 प्लस 273 देन इट्स बिकम 373 केल्विन हो गया। Higher the boiling point, stronger the force of attraction between the particle। जैसे ही आगे हमने मेल्टिंग में भी बोला था कि भी जो पार्टिकल है उसकी बॉन्डिंग टाइट है एक दूसरे से, तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वैसे ही यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट में भी जो फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उस मैटर का हमें क्या मिलेगा, उस सब्सटेंस का ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर वन। क्लियर है। तो यहां बढ़ते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसमें सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर में यहां पर आपको बोला गया है कि भाई उसका टेम्परेचर हम प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। और मान लो प्रेशर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग इन एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा पैरेलल टू इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्लियर है, पक्का। वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट वी नो। ओके, बट वो उससे कम हो सकता है, कब, एट हायर अल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स पे हमें वो 100 डिग्री से थोड़ा कम भी मिलेगा भाई। क्यों, प्रेशर की वजह से। प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते रहेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा तब बॉइलिंग पॉइंट में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, दैट्स वाई। ओके, तो ये थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें सबसे पहले प्रेशर। अब बात करते हैं इंप्यूरिटीज की, कि भाई व्हेन वी ऐड द इंप्यूरिटीज यानी कि प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज इन अ लिक्विड राइज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा भाई, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लिक्विड बियॉन्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां बताया है कि भाई जो सी वाटर है वो बॉइल होते हैं कब, एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का नॉर्मली कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, दैट वी नो। बट यहां पर सी वाटर मान लो हम लेते हैं, तो सी वाटर में ऑब्वियसली दैट यू नो कि भाई उसमें बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज रहेगी। ओके, आप यहां घर पे ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। मान लो घर पे आपके पास बाउल लीजिए, उसमें आप जो प्योरीफाइड पानी जो पीने के लिए यूज करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर, उसको एक बाउल में लीजिए, सेम 2 कंटेनर लेने हैं। ओके, और दूसरे कंटेनर में आप डायरेक्ट टैप में से जो पानी आता है या डायरेक्ट ऊपर आपके जो रूफ
रूप पे जो टंकी रहती है उसमें से जो पानी आता है उसको निकाल के ले लीजिए। दोनों सेम बाउल को सेम अमाउंट में वाटर फिलअप किया, फिर उसको पैरेलली एक ही साथ गर्म करने के लिए रख दीजिए। तो पहले कौन सा पानी दोनों में से, भूल मत जाना किसमें कौन सा भरा हुआ है आपने वो, ओके। तो पहले कौन सा पानी ज्यादा जल्दी से उबल जाता है यानी कि बॉईल होता है, वो आप चेक कीजिए। इजी है, हो जाएगा भाई। और वहाँ ओके, घर पे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो थर्मोमीटर होना चाहिए वो आप घर पे नहीं अवेलेबल होगा, बट आप टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कितने टाइम में वो पहले कौन उबलने शुरू कर देता है और दूसरे को कितनी देर लगती है, वो भी आप वहाँ क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इम्प्यूरिटीज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में कैसे चेंज होता है। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड चेंज अगेन। अब हम वापस जा रहे हैं भाई, पहले हम कहां से कहां बढ़े, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अब बारी है रिवर्स साइकिल की। रिवर्स में आपको बोला है गैस टू लिक्विड चेंज। गैस में से वापस हम कहां जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। वेपर में से वापस जा रहे हैं लिक्विड स्टेट में। दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन। दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन, यानी कि पानी को, सॉरी, जो वेपर है पानी की, उस वेपर को मैंने जैसे पहले बताया, उस वेपर को इकट्ठा किया और फिर उसको कूल डाउन कर दिया, तब वो वापस वाटर में आपको देखने को मिलेगी। ये आप घर पे भी देखते हो। बाउल आपने जो लिया है पानी को उबालने के लिए, उस बाउल को गैस स्टोव पे रख दिया और उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए भाई, और कुछ मिनटों बाद वो ढक्कन आप खोलेंगे तो उस ढक्कन के ऊपर आपको क्या वेपर क्या हुई होगी, दिखाई देगी। और उसको कूल डाउन करेंगे तो उस वेपर में से वापस आपको वाटर ड्रॉपलेट्स वापस देखने को मिलेंगे भाई। ये भी करके देखिए, पैरेलली साथ में हो जाएगा भाई। सर आप तो इस बार सभी एक्टिविटी हम पे ही कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इजी है और आप करेंगे तो आपको श्योरली जो भी आपके मन में मान लो कुछ डाउट अराइज होते हैं तो आप क्वेश्चनिंग कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई से। क्लियर है? पक्का? तो दैट इज नॉन एज द कंडेंसेशन। कहां से, गैस टू लिक्विड चेंज जो हो रहा है दैट इज, तो उसमें क्या बताया है कि भाई प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग। अब तक हम क्या कर रहे थे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। नाउ वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। गाड़ी रिवर्स आ रही है, संभल के जरा। ओके, तो दैट इज कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन, जो अभी अभी हमने आगे देखा। ओके, लिक्विड टू गैस, जो वेपराइजेशन हो रहा था, जिसको हमने बॉइलिंग बोला, उसकी रिवर्स प्रोसेस दैट इज नॉन एज द कंडेंसेशन। क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ो अभी। अब जो दूसरा बोला है, गैस टू लिक्विड आ गए, अब बारी है लिक्विड टू सॉलिड। दैट इज नॉन एज द फ्रीजिंग। एकदम चिल्ड कर देना है भाई, फ्रीज कर देना है। आपने शायद गेम भी ऐसी खेली होगी। तो फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट कर देना है बाय कूलिंग। यहां पर अगेन वी आर कूलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉलिडिफिकेशन एंड इज द रिवर्स ऑफ द मेल्टिंग। मेल्टिंग से ये रिवर्स प्रोसेस है भाई। विच वन? फ्रीजिंग, या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल देते हैं। ये दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आप वहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द लिक्विड टू सॉलिड चेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंप्यूरिटीज जो है, इंप्यूरिटीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। इंप्यूरिटीज जहां इंक्रीज होगी तो वैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, लोअर होता जाएगा। उतना कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे, जितना कम टेम्परेचर, जितनी ज्यादा इंप्यूरिटीज होगी
impurities lower the freezing point of the liquids, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचा ले जाएगी। सपोज नॉर्मल जो वाटर रहता है उसको आप 0 डिग्री पे रख दिए तो वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, बट नॉर्मल वाटर की जगह आपने सी वाटर ले लिया है तो उसको 0 डिग्री पे आप वो आइस में कन्वर्ट होता नहीं देखेंगे। उसके लिए टेम्परेचर को और क्या करना होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, क्लियर? दिस वन इज, आगे बढ़े। Now that is very important, that is sublimation, and that is solid to gas or gas to solid direct। अब तक हमने क्या देखा, सॉलिड में से लिक्विड हुआ, लिक्विड में से गैस हुआ, फिर वापस गैस टू लिक्विड होगा, लिक्विड टू सॉलिड होगा, ऐसे हम आगे बढ़े ना, सीक्वेंस में बढ़े। बट यहां हम डायरेक्ट जंप करने वाले हैं सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड। तो ऐसा आपने कहीं देखा है भाई अपने डे टू डे लाइफ में कि सॉलिड सब्सटेंस है बट वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया? थोड़ा प्रेशराइज कीजिए अपने दिमाग को, आपके घर में ही आपने देखा होगा, मुझे पता है। कौन कौन नवरात्रि में गरबे घूमने जाते हैं भाई? तो माता जी की आरती भी करते हैं कि नहीं? उस आरती के साथ वो जो व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस रखता है, याद आ रहा है? उस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को आप जैसे ही हीट दोगे, यानी कि उसको जैसे ही आपने हीट दी, यानी कि उसको माचिस की जो मैच स्टिक्स रहती है उससे हमने उसको फायर दी, वो तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस, दैट इज कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना? यस और नॉट? आ गया है, याद आ गया? तो ये डिस्कशन उसका है, एंड दैट इज नॉन एज द सब्लिमेशन। क्या है वो? सब्लिमेशन, कि डायरेक्ट वो लिक्विड सॉलिड टू गैस होगा। ओके, उस गैस को मान लो मैं पकड़ लेता हूं किसी तरीके से और फिर उसको कूल डाउन करता हूं, अगेन वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो सब्लिमेशन। ओके, पक्का? श्योर? आगे बढ़ो अभी इसमें। तो क्या बताया इसमें? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली, पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड, दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू gaseous state on heating and vice versa on cooling without passing through a intervening liquid state। बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आना चाहिए भाई। क्लियर है? सॉलिड टू डायरेक्ट गैस या फिर गैस टू डायरेक्ट सॉलिड, then and only then we can say that is sublimation। क्लियर है? पक्का? लॉक किया जाए इसको। चलो फिर, बढ़िया है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द सब्सटेंस विद सब्लाइम आर, उसमें सबसे पहला है कम्फूर, जो मैंने अभी बताया आपको, गुजराती में कपूर, यस, है ना? यस। देन दूसरे जो है दैट इज एमोनियम क्लोराइड। वो डायरेक्टली क्या होता है भाई? डायरेक्टली सॉलिड सब्सटेंस में से वो डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आपको बताया नेफ्थेलिन, आयोडीन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। पे अटेंशन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोले हैं। क्लियर है? तो दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सब्लाइम सब्सटेंस। सब्लाइम यानी कि जो डायरेक्टली किसमें से, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है? पक्का? लॉक किया जाए इस बात को। चलिए, तो फिर उसके ऊपर कौन इफेक्ट करता है और उसकी यूज कहां होती है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ द सब्लिमेशन, तो उसमें सबसे पहले आपको बोला है द सॉलिड हैविंग अ वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्स। सब्लिमेशन कैसे सब्सटेंस में होगा? सब्लिमेशन कैसे सब्सटेंस में होगा? जो सब्सटेंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का जो फोर्स रहेगा वो वीक रहेगा, कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तभी ना
क्योंकि तभी वो डायरेक्टली उसको वहां से एस्केप करवा के आप सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। व्हेन हीटेड डायरेक्टली, जैसे ही हमने उसको डायरेक्टली हीट किया, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे भाई, हाँ, विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू मेक इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल। थोड़ी हम पहले से उसको एनर्जी दे देंगे भाई, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। डायरेक्टली थोड़ी सी एनर्जी दे दी, जैसे मैंने बताया ये कंपूर जो है, या फिर ये अमोनियम क्लोराइड लिया या नेफ्थलीन लिया, तो उसको थोड़ी सी ही, इतू सी एनर्जी देंगे, इतू सी ही उसको, थोड़ी सी उसको फायर मिलेगी, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बीच के पार्टिकल का जो फोर्स है वो बहुत कम है, और वो इजीली, जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलेगी वो वहां से भाग जाएगा एनर्जी लेके, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इंक्रीज इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस वेरी ग्रेट एक्सटेंट, ये छोटी सी या इतू सी एनर्जी क्या करेगी, जो इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। तो और इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस बढ़ गया तो वो गैसियस स्टेट हो जाएगा। सॉलिड में तो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं इंटर पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूरी पे रहेंगे, और जबकि गैस में बहुत ज्यादा दूरी पे रहते हैं, है ना, ऐसा स्टडी कर लिया है हमने भाई। तो फिर therefore the solid is directly converted into vapors, इसकी वजह से वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर होते हैं। ओके, द प्रोसेस sublimation is very useful in purification of solid which is sublime on heating and containing non-volatile impurities। ऐसे सब्सटेंस को प्योरीफाइड करने के लिए ये सब्लिमेशन यूज होता है। सब्लिमेशन में क्या होगा कि जैसे ही थोड़ी उसको हीट दे दी हमने, तो उससे उसके अंदर की जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो क्या होगी, वो वहां सब्लाइम नहीं होगी, वो वहां मेल्ट नहीं होगी, वो इंप्योरिटीज एज इट इज रहेगी। बट उसके अंदर का जो ये सब्लाइम सब्सटेंस है, जो डायरेक्टली थोड़ी हीट मिलने से डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वहां से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस गैस को हम पर्टिकुलर पाइपलाइन से किसी दूसरे कंटेनर में क्या करेंगे, इकट्ठी कर देंगे, और वो वहां सब इकट्ठी होके उसको वापस कूल डाउन कर दिया, तो वापस वो सॉलिड में हो जाएगी कन्वर्ट। समझ में आ रहा है हाउ दिस प्रोसेस इज हैपेंड ओवर हियर? पक्का? तो ये फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में फ्रीज ड्राइड फूड्स। ड्राइड यानी कि आप में से कई लोगों के घर में आम, मैंगो जिसको हम बोलते हैं, बहुत मजेदार है फ्रूट, है ना, सभी को अच्छा लगता होगा। कोई रेयरली होगा जिसको वो अच्छा नहीं लगता है, बट उसको आप में से कई लोगों के घर में उसको हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर की जो लेयर है उसको रिमूव करके उसके जो पल्प्स रहते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, एकदम एयर टाइट बैग में इकट्ठा करके फ्रीज में क्या कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं, एकदम से फ्रोजन कर देते हैं। यस और नॉट? यस। तो वैसे ही कुछ ऐसे जो वेजिटेबल्स रहते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं। तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वहां से क्या कर देते हैं, मान लो रिमूव कर देंगे, उसको ड्राइड कर देंगे एकदम से, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गए, तब वो बिगड़ेगा नहीं, बहुत लंबे समय तक वो टिक कर रहेगा। तो ऐसे फ्रीजिंग करने के लिए भी ये क्या सब्लिमेशन है, वो क्या रहता है, यूजफुल रहती है ये प्रोसेस। एंड लास्ट, इन वेरी कोल्ड प्लेस द स्नो डज नॉट मेल्ट, जहां पर स्नो मेल्ट नहीं होती, बट सब्लाइम्स डायरेक्टली टू वेपर्स, वो डायरेक्टली किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है।
तो वहाँ पर भी ये सब्लिमेशन हम अप्लाई करके वहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उस गैसियस का या उस वेपर का। क्लियर है? पक्का? श्योर? देखो ये तीनों एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन ऐसा स्टेट है, क्योंकि देखो सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, उसके यूज भी आपको पता है, उसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बट ये जो सब्लिमेशन है कि भाई डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो जाता है या फिर गैस टू लिक्विड हो, सॉरी गैस टू वापस डायरेक्ट सॉलिड हो जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब मुझे यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर के डिस्कशन की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हाँ सॉलिड टू लिक्विड देखा, लिक्विड टू गैस देखा, गैस टू लिक्विड और गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, ये सब देखा। बट यहाँ मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों एक साथ दिखेंगे कहीं? यस और नो? यस, दिखेंगे, बट वो पढ़ने के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड में साइंस रखना होगा, व्हेन यू कंप्लीटिंग द 10th देन, तो उसमें आप उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, दैट इज नॉन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट जो रहता है, उस पॉइंट पे वाटर के तीनों स्टेट का दर्शन हम साक्षात कर पाएंगे। भी सॉलिड यानी कि वो आइस जैसे फॉर्म में होगा, साथ में लिक्विड भी होगा और साथ में वेपर भी होगी भाई, तो इन तीनों स्टेट का दर्शन तब हो पाएगा। बढ़िया है, बट होगा। हाँ, तीनों स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो तीनों साथ में ना हो, बट सभी के लिए ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये मेरा अगेन दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। तो वो आप थोड़ा सोचिए उसके ऊपर और मुझे बताइएगा कि सर दूसरे सब्सटेंस में भी ऐसे ट्रिपल पॉइंट्स कि भाई तीनों स्टेट ऑफ मैटर हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। मैं आपकी आंसर का वेट करूंगा। ओके, तो यहां पर इस लेक्चर में हमने मेनली ये जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है उसके जो चेंज है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, solid to gas and gas to solid, as well as gas to liquid and liquid to solid, सभी ट्रांसफॉर्मेशन को यहां पर हमने स्टडी किया है। और साथ में जो टेम्परेचर से जो उसके ऊपर इफेक्ट होती है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की। अभी प्रेशर की वजह से जो चेंज होगा वो अभी रिमेनिंग है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा जो ऐप है उस गूगल प्ले पे उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर अब मेंशन की गई है, तो वहाँ पर जाइए। आपको वहाँ पर 11-12 साइंस में के लिए JEE और नीट के लेक्चर्स है और फाउंडेशन के लिए भी जो लेक्चर्स है मैथ्स और साइंस के, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। Goodbye and have a good day.